Welcome to Biology पाठशाला। Today's class is dedicated 10th class student और आज की पाठशाला में हम बात करेंगे सेट नंबर 4 की। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, पाठशाला को स्टार्ट करने से पहले या कुछ भी समझाने से पहले हम बच्चों को मोटिवेशन मैसेज देते हैं और मेरा मानना है कि लाइफ में मोटिवेशन मैसेज एक रेमेडी की तरीके काम करता है। और आज की सीरीज का मोटिवेशन मैसेज कुछ इस तरीके से है कि मेरे प्यारे बच्चों, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और आधे मन से कोई खड़ा नहीं होता। इसलिए हमेशा अपनी सोच को विस्तृत रखिए और पूरे मन से श्रद्धा के साथ, डिवोशन के साथ कार्य करते चाहिए। एक ना एक दिन निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और ये सिर्फ शब्द नहीं है जो किताबों में लिखे होते और हमें आकर्षित करते हैं, जीवन की निधि हैं और इन्हीं से जीवन में बहुत कुछ पाया जा सकता है। इसलिए हमेशा प्रयास करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर हम आज की पाठशाला की बात करें तो आज की पाठशाला का जो टॉपिक है वो बच्चों सेट नंबर 4 है और सेट नंबर 4 में हम सेक्शन सी 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए कर रहे हैं। बात समझ में आ रही? और अगर हम सेट 4 की बात करें तो सेट 4 में हम लोग पहुंच चुके हैं। ठीक, अब जैसे कि इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा नलिका विहीन ग्रंथियां किसे कहते हैं, थायराइड ग्रंथि की संरचना, उसके कार्यों का वर्णन कीजिए। इस बार ये चैप्टर नहीं आएगा, समन्वय एवं क्रियान्वयन का चैप्टर नहीं आ रहा है, तो ये सारी चीजें आपको तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। और मेरा ये मानना है, जितने सारे सेट का हमने एनालाइज किया है अभी तक 6 सालों तक, मुझे लगता है कि इसके एमसीक्यू जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन हैं वो आते हैं। और कौन सा हार्मोन कहाँ पे काम कर रहा है, किसमें, जैसे मेल हार्मोन, फीमेल हार्मोन, है ना, ओवरी के मैच्योरेशन के लिए हार्मोन, तो ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर भी हम आपको कुछ चीजें बता दे रहे, शायद आपकी मदद में हो जाए। नलिका विहीन ग्रंथियां ऐसी ग्रंथियां इसमें नलिका नहीं होती है, नलिका विहीन ग्रंथियां कहलाती हैं। ठीक है, थायराइड ग्रंथि की संरचना से कार्यों का वर्णन कीजिए। जैसे कि थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन का सेक्रेशन करती है और ये जीवों की, मतलब विशेष तौर पे जंतुओं की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। और इसके अल्पश्रावण और अतिश्रावण से कई सारे डिसऑर्डर या विकृतियां मानव में उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। और ये जो थायरॉक्सिन होता है, अगर इसकी कमी से हम बात करें तो गूंगा एक रोग होता है और सिंपल बाइटर इसे कहते हैं। और इसमें जो कॉलर होती है, ये कॉलर मतलब जो कॉलर शर्ट का जो कॉलर है वो उसी के नाम पे रखा जाता है। तो जो कॉलर होती है आपकी, ये कॉलर क्या हो जाती है, स्वेल हो जाती है, सूज जाती है। तो ऐसा कुछ इसमें होता है। चलिए, जो आपके सिलेबस में है, ठीक है, मेन बातें तो मैंने बता ही दी है आपको। जो आपके सिलेबस की मुख्य बातें हैं उसमें देखिए, ओजोन परत क्या होती है, ओजोन परत के बारे में पूछा गया। देखिए, ये पृथ्वी है, ठीक है, ये क्या है बच्चों, थोड़ा नीचे बना दे रहे, ठीक है। देखिए, मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये हमारी बढ़िया वाली पृथ्वी है, ये अर्थ है, इसे हम पृथ्वी कहते हैं बच्चों, भूमि, ठीक, इसके बहुत सारे नाम हैं। ये हमारा सूरज चाचा है, ये हमारा सूरज चाचा है, ठीक है, ये सूरज है, ठीक है, क्या है, सूरज, ठीक, ये सूरज है। अब इनसे निकलने वाली पराबैंगनी किरणें, ये बच्चों क्या है, पराबैंगनी किरणें। बच्चों, अगर हम इसे कह दें, इसी को अगर हम ये कह दें यूवी रेस कह दें, अल्ट्रा वायलेट, ठीक, अल्ट्रा वायलेट, ठीक, तो इसके लगभग 10 से 15 किलोमीटर दूर, ठीक है, ओजोन लेयर पाई जाती है। और ये वायुमंडल के समतापमंडल या स्ट्रेटोस्फीयर
में होती है। इसके कार्य क्या होते हैं? इसके यही कार्य होते हैं कि ये पृथ्वी सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी से आने पे रोकती है, पृथ्वी पर आने से रोकती है। ये इसका महत्वपूर्ण काम होता है। अच्छा, जब रोकती है तो कोई वजह भी होगी, है ना, है कि नहीं? तो ऐसा माना जाता है कि अगर इसमें अगर छेद हो जाए, यहाँ ये लेयर है और इस लेयर में छेद हो जाए या उसका डिप्लेशन, अपक्षय हो जाए, धीरे धीरे कम होने लगे, तो ये क्या होगी? ये पराबैंगनी किरणें यहाँ आने लगेंगी, नहीं आने। तो जब ये आने लगती है तो जीव जंतुओं को क्या होता है? इनके जीवन पर अत्यधिक दुष्प्रभाव पड़ता है। देखिए क्या प्रभाव पड़ता है। प्रभाव देखिए कैसे पड़ता है। जैसे प्रभाव बेटा ये पड़ता है, सबसे ज्यादा प्रभाव जीव जंतुओं पर पड़ता है। विभिन्न प्रकार के जो जीव होते हैं उनमें, जीवों में त्वचा संबंधी बीमारी, त्वचा संबंधी बीमारी होने लगती है। बात समझ में आ रही है? तो सबसे ज्यादा त्वचा संबंधी बीमारी होने लगती है। मानव में त्वचा कैंसर, अन्य भिन्न प्रकार के कैंसर, का कारण बनती है बेटा। क्या करती है? कारण बनती है। आंखों में बहुत समस्या होता है, मोतियाबिंद की बहुत ज्यादा समस्या हो जाती है, मोतियाबिंद की समस्याएं हो जाती हैं। अब ये तो जंतुओं की बात है बच्चों। अब पादप में भी कोई, भाई ये जंतु की बात हो गई, जंतु हम या मानव कह लें। अब पादप में भी तो कोई बात होती होगी। देखिए जैसे ही अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पृथ्वी पर आते हैं तो होता क्या कि भूमि की जो फर्टिलिटी रेट है, उर्वरक क्षमता होती है, वो कम हो जाती है। पहली बात कम हो जाती है। और ये क्या करती, अगर ये आ जाए तो जल में रहने वाले जीव, सबके लिए रहते हैं जल में रहने वाले, ठीक है, जीव मतलब पादप तथा जंतु, ठीक है, पादप और जंतु, ठीक, विशेष तौर पे पादप, क्योंकि हम पादप की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि इनके, ठीक है, इनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि अगर हम विकास की बात करें, विकास नहीं होता है, ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ रही। अगर हमें बताए पौधे सड़ने लगते हैं, ठीक है, तो पौधों में गलन स्टार्ट हो जाता है, गलन स्टार्टिंग हो जाती है, स्टार्ट हो जाता है, ठीक, पौधों का फर्टिलिटी कम हो जाएगा। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है, पोटेशियम, कैल्शियम, इन सब की मात्रा कम होने लगेगी, ठीक है, और कई हद तक जीवों में श्वसन दर जो होती है, पौधों में श्वसन दर भी कम होने लगती, ठीक। ये कुछ कारण है बच्चों, और इस कारण को आप लोग याद रखेंगे। आगे देखिए, इसी में पूछ रहा है कि अपक्षय के क्या है। भाई देखिए शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, और एक लाइन में शॉर्ट नहीं होता, आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। कह रहे कि प्रकृति में किस प्रकार अपक्षयित होता है। देखिए वायु प्रदूषण के द्वारा, देखिए किस प्रकार से अपक्षयित होता है। अपक्षयित होने का मतलब ओजोन लेयर है, जैसे मान लीजिए ये एक ओजोन लेयर है, अब इस ओजोन लेयर में देखो अपक्षयित होने लगे, धीरे 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 कम हो रही है। तो कम हो रही तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पृथ्वी पर आ रही है। कहाँ आ रही? पृथ्वी पर आ रही है। तो यही बात आपको बतानी है। देखिए विभिन्न प्रकार की गैसें, विभिन्न प्रकार के
को के द्वारा फैलने वाली, मोस्टली ये वायु प्रदूषण के द्वारा ज्यादा होता है, गैसें जैसे, अब कौन कौन सी गैसें होती देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, फ्लोरोकार्बन CFCS, कार्बन टेट्राक्लोराइड, N2O, NO2, NO, बात समझ में आ रही है। ये सारे जो चीजें हैं, और अगर हम बोले क्लोरीन के जितने डेरिवेटिव होते CLX कर देते थे, X का मतलब डेरिवेटिव या व्युत्पन्न, तो ये सारे क्या करते हैं, जब वातावरण में इन सब की मात्रा यानी कि CO2, SO2, NO2, CFCS, CL4, N2O, NO2, NOCLX की मात्रा, या हम ये कहें कि ओजोन लेयर भी होती है, उसकी मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है, तो धीरे धीरे अंटार्कटिका में स्थित ओजोन लेयर या ओजोन परत में अपक्षय होने लगता है। इन सभी गैसों की मात्रा जब वायुमंडल में अधिक हो जाती है, तो पृथ्वी का तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, और जब पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है तो इसे बोलते हैं वैश्विक तापन। क्या बोलते हैं, वैश्विक तापन। इसी वैश्विक तापन की घटना को बोलते हैं हरितगृह प्रभाव। क्या बोलते हैं, हरितगृह प्रभाव। क्या बोलते हैं बच्चों, हरितगृह प्रभाव। और इन सारी गैसों को बोला जाता है बेटा, इन सारी गैसों को हम लोग बोलते हैं हरितगृह गैसें या हरितगृह गैसें। तो ये भी याद रखना, ये सारी गैसों के नाम भी आप याद रखेंगे, आपको काफी मदद मिलेगी। क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। तो आज की पाठशाला में इतना ही। अगर आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आप सभी, हमें लगता है शायद शेयर नहीं करते हैं, तो शेयर कीजिए बच्चों। आपके लिए इतनी मेहनत करने की सिर्फ एक ही वजह है कि आप लोग को सरल से सरल शब्दों में, सरल चीजों में समझा सकूं और ज्यादा से ज्यादा बच्चे अटैच्ड हो सके। तो अगर आपको मेरी मेहनत, ठीक है, साथ ही साथ आपको तरीका समझ में आ रहा है, तो उसे ज्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बायोलॉजी पाठशाला का बेल आइकन, उस घंटे के बटन को दबाए रखिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट टू वॉच माई पाठशाला। थैंक्स अगेन।